Hello students. Now it's time for the next topic which is from the same chapter basic accounting term. कल हमने इसमें पढ़ा था फर्स्ट टॉपिक एसेट्स. आई होप आपको एसेट्स समझ आ गए होंगे. अब हम सेकेंड टॉपिक करने जा रहे हैं लायबिलिटीज. बिफोर स्टार्टिंग दिस लायबिलिटी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहती हूँ. ये एग्जांपल समझना बहुत जरूरी है. मान लीजिए ये एक पर्सन है. ये एक पर्सन है पी. इसका नेम दिया है मैंने पी. इसने एक शॉप खोलने की सोची. ये शॉप नहीं, फैक्ट्री लगा देते हैं हम. एक फैक्ट्री लगाने की सोची. अब फैक्ट्री लगानी है तो अच्छा, ये लगाने से पहले एक बार ये चीज़ आप ध्यान रखो. हम अकाउंट्स आपके लिए बिल्कुल न्यू है तो मैं आपको बता दूं कि बिजनेस और बिजनेसमैन को आपने हमेशा एक अलग टर्म समझना है. दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं. अकाउंट्स जो है वो हमेशा बिजनेस के बनते हैं, ना कि इंडिविजुअल बिजनेसमैन के. बिजनेसमैन का उसमें से एक अकाउंट हो सकता है, लेकिन टोटल अकाउंट्स जो होते हैं वो सारे के सारे हमारे बिजनेस के बनते हैं. इसलिए ये दो अलग अलग एंटिटी हैं. सबसे पहले आपको हमेशा ये कंसीडर करके चलना है. अब इसके पास क्या हुआ, इसके पास थे 6 लाख रुपीज. इसने दे दिए फैक्ट्री को 6 लाख रुपीज दे दिए. लेकिन 6 लाख रुपीज में बनता क्या है आज के टाइम में? फैक्ट्री के लिए उसके पास ये सफिशिएंट फंड नहीं था. तो उसने क्या किया, उसने एक बैंक में अप्लाई किया. मान लीजिए बैंक का नाम है पीएनबी. और पीएनबी में अप्लाई किया तो इसका लोन अप्रूव भी हो गया. उन्होंने कहा ठीक है, हम आपकी फर्म को या हम आपकी कंपनी को 1 लाख रुपीज दे देते हैं, लेकिन ये जो हम देंगे ओनली 9 मंथ्स के लिए देंगे. 9 मंथ्स के लिए देंगे. तो अभी भी उसके पास फंड सफिशिएंट नहीं है. तो उसने क्या किया, अब एक और बैंक में अप्लाई कर दिया, एसबीआई में. एसबीआई में अप्लाई कर दिया. तो एसबीआई में अप्लाई करने पर उसे लोन अप्रूव हो गया उसका, मान लो 2 लाख का, और 5 इयर्स के लिए अप्रूव हो गया. अब उसके पास टोटल कैपिटल कितनी हो गई, टोटल अमाउंट कितना हो गया, फंड कितना आ गया उसके पास? 6 + 1 + 2 कितना? 9 लाख रुपीस आ गए. अब 9 लाख रुपीस से उसने क्या किया, अपनी फर्म के लिए इनिशियल चीजें खरीदी. जैसे लैंड एंड बिल्डिंग जो मैंने कल बताई थी, एसेट्स, सारी एसेट्स खरीदी. फर्नीचर ले आया, प्लांट एंड मशीनरी, लूज टूल्स, और ये सब चीजों में ही उसके 9 लाख रुपीस पूरे फिनिश हो गए. अब ये सब के लिए उसे 9 लाख रुपीस फिनिश हो गए. तो अब बिजनेस जिसके लिए स्टार्ट किया जा रहा है एक्चुअल में प्रोडक्शन के लिए, तो उसके लिए मुझे स्टॉक भी चाहिए, रॉ मटेरियल भी चाहिए, हर चीज चाहिए. तो अब वो स्टॉक के लिए मुझे कम से कम 1 लाख रुपीस चाहिए. तो अब मैं क्या करूं, अब मैं अपने फ्रेंड के पास गया. पी जो है अपने फ्रेंड के पास गया जिसका नाम है मान लो टी. उसे उसने रिक्वेस्ट की दैट आई कैन बोरो, और मतलब उसका वही सेम रॉ मटेरियल का ही बिजनेस है, जो रॉ मटेरियल मुझे चाहिए या पी को चाहिए. तो उन्होंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, आप मुझसे 1 लाख का स्टॉक उठा लो. किस पर? क्रेडिट पे. क्रेडिट वर्ड पे ध्यान देना बेटा. आज से पहले हम बोरो या लेंड वर्ड सुनते आए हैं, उधार लेना या देना. तो अब उधार लेने के लिए हम यहाँ पर क्या टर्म यूज कर रहे हैं? क्रेडिट. क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? क्रेडिट. तो हमने उससे क्या किया, फैक्ट्री के लिए 1 लाख का स्टॉक क्रेडिट पर ले लिया. तो टोटल देखो अब 10 लाख रुपीस आ गए थे इसके पास. ये उस 10 लाख रुपीस की हमने क्या किया, एसेट्स बाय कर ली. तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे लायबिलिटीज. तो ये जो है हमारी, ये पूरी 10 लाख रुपीस जो है लायबिलिटीज है. तो लायबिलिटीज को डिफाइन करते हैं, क्या होती हैं. पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी. फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन. फाइनेंशियल यानी मॉनेटरी, ऑब्लिगेशन यहाँ पर है हमारी देनदारी. देनदारी जिसके लिए भी बनती है ऑफ एन एंटरप्राइज. ऑफ एन एंटरप्राइज यानी बिजनेस की, एक बिजनेस की मॉनेटरी देनदारी जिसके लिए भी बनती है अदर देन ओनर्स फंड. अब ये क्या है जी, अदर देन ओनर्स फंड. अब ओनर ने भी तो 6 लाख रुपीस लगाए हैं. तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग हैं, लेकिन बिजनेस की जो देनदारी, बिजनेसमैन की जो देनदारी होती है वो बिजनेस की सबसे लास्ट में होती है. जब कभी हम इस बिजनेस को बंद करेंगे तब हम उसके 6 लाख रुपीस भी उसे रिटर्न करेंगे. अप टू दैट नो.
तब तक हम उसे उसकी देनदारी हमारे लिए नहीं बनती है। उसके अलावा जितनी भी देनदारी हैं, चाहे वो कितने भी टाइम पीरियड के लिए हमारे पास आया है, वो सारी जो भी हमारी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है वो सारी की सारी लायबिलिटीज कहलाती हैं। इन्हें अगर हिंदी में कहते हैं तो हमारा दायित्व क्या है, देनदारी क्या है, वो हमारी कहलाती है लायबिलिटी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब लायबिलिटीज क्लियर कर दूं मैं एक बार फिर से आपको। ये एग्जांपल मैंने समझाया है, एक पर्सन है पी, उसने 6 लाख रुपीस अपने बिजनेस में लगाए जो उसे कम लग रहे थे, फिर उसने पीएनबी में अप्लाई किया, पीएनबी ने 1 लाख लोन दिया उसे 9 मंथ्स के लिए, एसबीआई ने उसे 5 इयर्स के लिए 2 लाख रुपीस दे दिए, और उसका फ्रेंड है टी ने उसे 1 लाख रुपीस का स्टॉक क्रेडिट पर दे दिया। तो इस तरह उस 10 लाख रुपीस से उसने सारा एसेट्स खरीद लिया, जो एसेट्स हमने कल पढ़ी थी। तो इन सबको जब जैसे जैसे जो रिटर्न करना है वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो एंटरप्राइज की होती हैं अदर देन ऑनर्स फंड, वो लायबिलिटी कहलाती है। अब लायबिलिटी आपको समझ आ गई। अब लायबिलिटीज के टाइप्स, लायबिलिटीज 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज इंटरनल लायबिलिटी, सेकंड वन इज एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब इस एग्जांपल से आपको हर एक लायबिलिटी वेरी क्लियरली समझ आ जाएगी। इंटरनल लायबिलिटीज are those liabilities which are only towards the proprietor। proprietor कौन होता है, ओनर। ओनर के अगेंस्ट जितनी भी हमारी लायबिलिटी बनती है वो हमारी होती है इंटरनल लायबिलिटी। तो इंटरनल लायबिलिटीज का एग्जांपल होता है ओनर्स कैपिटल, यानी ओनर जो फंड लगाता है उस फंड को हम कैपिटल कहते हैं और या इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं। उसके बाद आती है हमारी सेकंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब ओनर की लायबिलिटी को छोड़कर बाकी जितनी भी देनदारी बन रही है बाहर की है, पीएनबी बैंक हमारे घर का थोड़ी ना है, पीएनबी भी बाहर का है, एसबीआई भी बाहर का है, और ये फ्रेंड भी मेरा बाहर रहता है, नॉट दैट विद माय बिजनेस, उसने उधार दिया है माल। तो ये सारी हमारी लायबिलिटीज बाहर के वालों के लिए होती हैं, वो होती हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटी को आगे 2 टर्म्स में डिवाइड किया गया है, सेम एज लाइक एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स क्या थी, लॉन्ग टर्म के लिए, और करंट एसेट्स क्या थी, शॉर्ट टर्म के लिए। तो सेम एज इसके साथ भी है, नॉन करंट लायबिलिटीज पेड इन लॉन्ग पीरियड, यानी मोर देन 1 ईयर, 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर जो पे की जाती हैं वो होती हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। और करंट लायबिलिटीज जो पेड इन शॉर्ट पीरियड, जो विदिन 1 ईयर हमारे पे की जाए, विदिन 1 ईयर पे कर दी जाए, वो होती है हमारी शॉर्ट टर्म। अब बीपी, इसका एग्जांपल है बीपी। जैसे हमारा करंट लायबिलिटीज में बीआर था, बिल्स रिसीवेबल था, एक तरह का एंडोर्समेंट होता है जो हमें रिसीव होता है। सेम ऐसे इसी तरह से हम एक तरह का एंडोर्समेंट हम जो है अपने क्रेडिटर्स को पे भी करते हैं। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, ये टी हमारा क्या है, इसने मुझे क्रेडिट पर सामान दिया तो वो मेरा क्रेडिटर है। क्रेडिटर मींस होता है लेनदार। क्लियरली अगर मैं बताऊं तो लेनदार, जिसने बिजनेस से पैसा लेना है। कल डेटर्स पढ़ा हमने, डेटर्स क्या थे हमारे, जिसने पैसा देना था बिजनेस का, और क्रेडिटर्स क्या है, जिसने पैसा लेना है बिजनेस से। उसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिस तरह से प्रीपेड एक्सपेंसेस थे जो हम पहले पे कर देते हैं फ्यूचर के बेनिफिट्स के लिए, सेम एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जिसके लिए हमने बेनिफिट्स पहले दे दिए हैं या ले लिए हैं पहले, लेकिन अभी उनके एक्सपेंस होना, उनके लायबिलिटीज पे करनी बाकी है। तो ये हमारा आज का सेकंड टॉपिक था लायबिलिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट कि लायबिलिटी कितनी तरह की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को फिर से क्लासिफाई किया गया नॉन करंट और करंट। नॉन करंट जो लॉन्ग पीरियड के लिए होती है और करंट जो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। नॉन करंट के लिए हम एग्जांपल किसका ले सकते हैं, एसबीआई बैंक का, 5 साल के लिए है। शॉर्ट टर्म के लिए, करंट लायबिलिटीज के लिए हम किसका एग्जांपल ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म लोन में पीएनबी का। इसका कितना, विदिन 1 ईयर हम पे कर रहे हैं 9 मंथ्स, तो ये पीएनबी एग्जांपल है शॉर्ट टर्म करंट लायबिलिटी का, और एसबीआई एग्जांपल है करंट लायबिलिटी का, और क्रेडिटर्स यानी करंट लायबिलिटी का एग्जांपल है टी। थैंक यू।